यस बेटा, अब डिस्कस करते हैं सेकंड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, फर्स्ट यूज हमने अभी किया था, अपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा। और सेकंड यूज जो है पोटेंशियोमीटर का वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताना है। यही आपका बोर्ड का सेकंड एक्सपेरिमेंट भी होता है पोटेंशियोमीटर का। तो कैसे देखना है इसको, कैसे करना है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सर्किट में चेंजेस क्या है। मेन सर्किट बिल्कुल वैसा ही है। पहले आपने यहाँ पर एक सेल एप्सिलॉन 1 लगा रखा था, यहाँ पे एक सेल एप्सिलॉन 2 लगा रखा था, एक 2 वे की लगा रखी थी। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि आप यहाँ लगाएंगे सिर्फ एक सेल एप्सिलॉन, एक सेल लगा दिया आपने, एक ही सेल सर्किट के अंदर। और दूसरा लगता है आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स, RB रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहां पे एक की, दैट इज K1। तो बेसिकली अब हमारे पास एक सेल है और एक हमारे पास है रेजिस्टेंस बॉक्स। दो सेल नहीं है इस बार, दो सेल वाला कॉन्फ़िगरेशन पहले वाला था। ठीक है, अब हमारे पास एक सेल है और एक हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स का फायदा क्या है? हम जितना चाहें उतने ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करा सकते हैं। दैट मींस इट एक्ट्स एज अ नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ओके। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया, किरचॉफ लॉ लगा के आपने E1 KL1 लिख लिया था, सेकंड वाले में आपने E2 KL2 लिख लिया था। ठीक है, मैं E एप्सिलॉन को बोल रहा हूँ, ओके राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास जब इसमें करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहला केस था आपके पास व्हेन K1 इज ऑफ, व्हेन K1 इज ऑफ, जबकि K1 को आप ऑफ कर देते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं अब इसके हिसाब से कि अगर आपने इसको ऑफ किया है तो आपके पास सिर्फ ये सेल वर्क कर रहा है। तो इस सेल के हिसाब से हमने मान लिया कि बैलेंसिंग पॉइंट N1 पे आ जाता है। ठीक है, यानी कि N1 नल पॉइंट मिल जाता है आपको। तो फिर पूरी बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी? उसी तरीके से यहां पे अगर हम बात करें कि पूरी बैलेंसिंग लेंथ यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, ये इसको हमने L1 मान लिया, तो E1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा KL1, राइट। अब इसी तरीके से मैं बात करता हूं व्हेन कि K1 इज क्लोज्ड। अगर आप K1 को क्लोज कर देते हैं तो क्या होता है? जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे, इसके पास रेजिस्टेंस भी है, इससे करंट भी जाएगी, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज ही ऑफर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। उस वोल्टेज को हम V मान लेते हैं। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे आएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के टर्मिनल्स पे आएगा, दोनों पे बराबर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V इज इक्वल टू, जैसे ही आप इसको क्लोज करते हैं, यहां पे क्लोज करते हैं, क्लोज करते ही साथ क्या होगा? सर्किट में चेंजेस आ गए। चेंजेस आने के बाद क्या होता है? बैलेंसिंग लेंथ बदल जाएगी। तो N1 पे जो नल पॉइंट था अब वो N2 पे खिसक गया, मान लिया। ठीक है, कहीं भी हो सकता है ठीक यहां बगल में आ जाए, हो सकता है ठीक यहां आ जाए, यहां आ जाए, कहीं भी आ सकता है, कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ज्यादा ही हो। ठीक है, लेकिन अभी अगर मान लेते हैं कि ये N2 पे पहुंच गया, ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि यहां से ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा इतना लेके आपके पास क्या हो गया? L2 हो गई बैलेंसिंग लेंथ। अब जब L2 बैलेंसिंग लेंथ हो गई तो फिर उस केस में क्या आएगा? V को लिखोगे आप KL2, सेम फॉर्मूले से। बैलेंसिंग लेंथ के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज निकालनी है तो V इक्वल टू KL2 से निकल गया। अब क्या करना है देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड करो। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, V गेट क्या मिलता है? एप्सिलॉन 1 ना लिख के सिर्फ एप्सिलॉन लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही सेल लग रखा है। पिछली बार दो सेल थे तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 उसका ईएमएफ मान लिया। इस बार सिर्फ एक सेल है तो एप्सिलॉन मान लेते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन अपॉन V इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। ठीक है, K से K कैंसिल हो गया। तो अब क्या हुआ आपके पास? इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया यहां पे एप्सिलॉन अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। जहां भी जरूरत रखे ये फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की भी हमको जरूरत पड़ती है कभी कभी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अभी तक इंटरनल रेजिस्टेंस तो कहीं आया नहीं है, तो वो कहां आएगा? कहां से? इस ऐसा क्या है इस फॉर्मूले के अंदर जिसको मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं या उसके अंदर ला सकता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस? V में तो नहीं आता, एप्सिलॉन में आता है, ईएमएफ ऑफ द सेल। हम क्या लिखेंगे?
बिकॉज एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी प्लस आई स्मॉल आर, ये होता है। स्मॉल आर इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो वैल्यू पुट कर देता हूं, देयरफॉर v प्लस आई स्मॉल आर अपॉन, नीचे था v, ठीक है, इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब इससे क्या मिलता है आपको, मैं यहां पे v को लिखता हूं I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r अपॉन I कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, चलो अगर आपको लगता है कि बाहर जा रहा है, आउट ऑफ दिस प्लेन जा रहा है, यानी कि आउट ऑफ द बोर्ड जा रहा है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं कि इट इज I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r अपॉन I कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। हमने क्या किया, ओम्स लॉ से v को v इक्वल टू आई आर लिख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि v को जो मैंने i इंटू आर लिखा है ओम्स लॉ से, इसमें कैपिटल R क्या है, आप एक बार फ्रेम देखें इसका, यस चेक इट, ठीक है, ये था आपके पास फ्रेम में। v को मैंने लिखा i इंटू कैपिटल R। अब ये कैपिटल R कौन सा रेजिस्टेंस है, कैपिटल R होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और आपको पता है इस पूरे सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सा है, वो रेजिस्टेंस है जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से बाहर निकाला है, यानी कि जिसकी की आपने बाहर निकाली है। अगर आपने की बाहर निकाली है 2 ओम की, तो ये 2 ओम का हो गया, की बाहर निकाली है 7 ओम की, तो 7 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है बेटा, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास किसका था, सेल का था, ठीक है, वो हमारे पास स्मॉल r है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ठीक है, डेरिवेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो डेरिवेशन का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है, किसी भी फॉर्म में कभी भी कोई चीज पूछी जा सकती है, और साथ में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो तो हमारे काम आना ही है। तो अब देखिए बच्चे, इस पूरे में से मैं आई कॉमन ले लेता हूं, आई कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, नीचे यहां से भी आई आएगा, ठीक है ना, आई ऊपर से आई नीचे से, इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। देन क्या मिलता है, आई से आई कैंसिल हो गया, R अपॉन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो फिर क्या आता है, तो फिर हमारे पास आता है 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो अब इससे क्या होगा, अब इससे होगा कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर आएगा हमारे पास L1 अपॉन L2 माइनस 1। चेक करो, चेक कर लो, ये हमारे पास क्या आ गया, L1 अपॉन L2 माइनस 1 आ गया। और अब L1 अपॉन L2 की वैल्यू तो मुझे पता है, ठीक है ना, हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, अगर आप याद करिए कि हमारे पास एप्सिलॉन अपॉन v इक्वल टू L1 अपॉन L2 था, ये आपने निकाला था थोड़ी देर पहले, इसको पुट करेंगे यहाँ पे, बट बिफोर दैट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्मॉल r मेरे पास आता है कैपिटल R L1 L2 माइनस 1, आप चाहें तो इसको एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एक तो मेरे पास स्मॉल r का फॉर्मूला ये हो गया, दिस इज हाउ टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। और देखो कितना आसान है, बैलेंसिंग लेंथ आपको L1 और L2 दोनों केस में पता लग ही जाएगी, ठीक है। कैपिटल R कौन सा है, जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला, उसकी वैल्यू आपको पता होती है। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस सीधा, ठीक है। किस और फॉर्म में इसको लिख सकते हो आप, अदर फॉर्म ऑफ दिस, चेक इट, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और L1 अपॉन L2 को अभी मैंने आपको E अपॉन V बताया था, तो हम यहां पे अगर E अपॉन V माइनस 1 लिख दें और, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के हैं, आपको जो क्वेश्चन में गिवन हो उसके हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट थी आप यहां पुट करके सॉल्यूशन कर सकते हो। तो दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर में एग्जैक्टली थ्योरी में क्या लिखना होता है। आपने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, आपने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, फिर हमने बात करी यूज की, ठीक है, कि इसका यूज क्या था, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, वो आपने लास्ट वीडियो में देखा, और अब हमने देखा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। अब मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि एक चीज मैंने आपको और बताई थी जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो ये था कि व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर को वोल्टामीटर से क्यों बेटर मानते हैं। तो उसके पीछे दो रीजन थे। पहली बात है कि इट इज मोर सेंसिटिव, ठीक है, पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा एक्यूरेसी से वैल्यू बताएगा। दूसरी बात क्या है, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, अगर ये करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है बेटा, राइट। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक चीज थी सेंसिटिविटी की, कि पोटेंशियोमीटर वोल्टामीटर से ज्यादा प्रेफरेबल क्यों है, ज्यादा सेंसिटिव क्यों है। तो चलिए इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, इसका मीनिंग क्या होता है।
उसके लिए मैं आपको पोटेंशियोमीटर का एक छोटा सा डायग्राम बताऊंगा, यहाँ पे सिंपल सा एक डायग्राम बताऊंगा, बस उसको आप सीख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि पोटेंशियोमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं, इस बात को सीखना आपको जरूरी है कि कैसे वोल्टामीटर के मुकाबले पोटेंशियोमीटर का लीस्ट काउंट काफी कम होता है। लीस्ट काउंट कम होने का मतलब वो ज्यादा फाइन वैल्यू को मेजर कर सकता है, छोटी वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। देखो बेटा, वोल्टामीटर अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें क्या होता है, 0 फिर 1 होता है, फिर 2 फिर 3। नॉर्मली जो वोल्टामीटर आपको मिलते हैं लैब के अंदर उसमें 0 से लेकर 3 तक होता है, 3 वोल्ट तक मेजर करता है। और 0 से लेकर 1 के बीच में होती है 20 डिविजन्स, 20 लाइंस होती हैं, 25 लाइंस होती हैं। तो इसका मतलब टोटल लाइंस हो गई, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं आपके 60। ठीक है, टोटल वोल्टेज कितनी मेजर कर रहा है, टोटल वोल्टेज मेजर करता है 3 वोल्ट। तो फिर लीस्ट काउंट कितना आ गया, कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, लीस्ट काउंट 3/60 कितनी वोल्टेज मेजर कर रहा है अपॉन कितने डिवीजन थे, तो आएगा 0.05 वोल्ट। यानी इसका जो एक डिवीजन है वो 0.05 वोल्ट तक मेजर कर सकता है मिनिमम, इससे कम मेजर नहीं कर सकता है। इससे कम अगर मेजर करने की कोशिश करोगे तो फिर एक्यूरेट रिजल्ट देगा ही नहीं, क्योंकि रीडिंग ही नहीं मिलेगी आपको इसके लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पोटेंशियोमीटर कम से कम कितनी मेजर कर सकता है। तो उसका एक तरीका है, मान लो बेटा कि पोटेंशियोमीटर की जो पूरी वायर है ना, इस पे भी 3 ही वोल्ट आ रहे हैं, 3 वोल्ट। मान लो कि यहां से लेकर यहां तक अगर ये 0 वोल्ट हो गया तो ये 3 वोल्ट हो गया। मान लेते हैं इस पूरी वायर के बीच में 3 वोल्ट आ रहे हैं, और मेरे पास ये वायर जो है वो है 10 मीटर वायर, 10 मीटर की लेंथ की वायर। ठीक है, 10 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है। अगर ये 10 मीटर की वायर है तो आपको पता है जो नॉर्मल मीटर स्केल होता है वो कितने का होता है, जो नॉर्मल मीटर स्केल होता है वो मेरे पास होता है 1 मीटर का, है ना। और 1 मीटर में डिविजन्स कितने होते हैं टोटल, वहां पे 1 मीटर का आप देखें उसमें 1 2 3 4 करके 100 तक सेंटीमीटर लिखे होते हैं, और 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में भी 10 डिवीजन होते हैं। यानी सबसे छोटा काउंट होता है 1 मिलीमीटर का। यानी 1 मीटर स्केल के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं 1000। आप देख सकते हैं इसको, 100 तो सेंटीमीटर हो गए और हर सेंटीमीटर में 10 और है, तो हो गए 1000 आपके पास अलग अलग रीडिंग आ सकती है, क्योंकि 1000 डिविजन्स है, डिवीजन 1000 है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियोमीटर के लिए सेम कंसेप्ट लगाता हूं तो फॉर 10 मीटर वायर, अगर मैं 10 मीटर की वायर लेता हूं पोटेंशियोमीटर वायर, तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स वो आएंगे मेरे पास 10 into 100 यानी कि 1000 तो डिवीजन आएंगे। टोटल वोल्टेज मैंने अभी कितनी बताई, मैं कंपेयर कर रहा हूं आपको वोल्टामीटर से, इसलिए मैं दोनों की वोल्टेज 3 ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि इसके किनारे 3 ही आएगी, अलग अलग आ सकती है, लेकिन वोल्टामीटर में 3 ही होते हैं। तो मैं सीधा सीधा वोल्टामीटर से कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं कि 3 वोल्ट इसमें थे तो इसका लीस्ट काउंट कितना आया, 3 वोल्ट अगर इसमें होते हैं तो इसका लीस्ट काउंट कितना आता है। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास 3 वोल्ट की। अब अगर मैं बात करता हूं कि इसका लीस्ट काउंट क्या आता है, लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या था हमारे पास, 3/1000। 3 को जब 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 0.003, isn't it? ये आएगा। इसका मतलब है एक डिवीजन जो होगा वो इतनी कम वोल्टेज मेजर करेगा। आप चेक करिए 0.05 और 0.003, ये और बारीकी तक वोल्टेज मेजर करेगा, और छोटी से छोटी वोल्टेज मेजर करेगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट सबसे कम मेजर करता है वो ज्यादा एक्यूरेट कहला जाता है। तो इसी का मतलब इसकी एक्यूरेसी क्यों बढ़ गई है, इसकी सेंसिटिविटी क्यों बढ़ गई, मैं कह सकता हूँ सेंसिटिविटी इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा होती है। अगर इसकी लेंथ ज्यादा है और लेंथ के ऊपर वोल्टेज डिवाइड हो रखी है पूरी की पूरी, कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ पर 1 वोल्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, ऐसे अगर चल रहा है तो उसके हिसाब से इसका लीस्ट काउंट कम आ गया वोल्टामीटर के मुकाबले, यानी इसका एक डिवीजन और कम वैल्यू मेजर करता है वोल्टामीटर के मुकाबले। तो इसका मतलब है कि ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। ठीक है, और इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर प्रेफरेबल होता है क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी तक वैल्यू देगा, करेक्ट। ठीक है, राइट। तो खैर, तो ये आपका था पोटेंशियोमीटर थ्योरेटिकल पार्ट, पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है बेटा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, लेकिन उससे पहले मैं शो करूंगा कि एक एक पार्ट रिवीजन करके समझ लीजिएगा पोटेंशियोमीटर का जो मैंने आपको पढ़ाया है,
क्योंकि थ्योरी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कंसेप्चुअल पार्ट इज वेरी गुड। ठीक है बेटा, ओके देन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।